हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 11th एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 के बारे में, जिसका नाम है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। तो ये 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य कौन सा है, किस साम्राज्य की बारे में इस लेसन में बताया गया है, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जैसे कि 6वीं शताब्दी ईस्वी तक क्या हुआ, ईरानियों ने असीरिया साम्राज्य के अधिकांश भाग पे अपना नियंत्रण कर लिया था। इसके फलस्वरूप क्या हुआ, व्यापार में सुधार हुआ। काला सागर के उत्तर से जो यायावर लोग हैं उनके साथ व्यापारिक संपर्क हुए, तो उससे फायदा हुआ लोगों को। और पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में यूनानी नगर जैसे कि एथेंस और स्पार्टा तथा उनकी बस्तियों को लाभ हुआ है। तो ईरानियों के आने से ईरानियों ने जो असीरिया साम्राज्य पे अधिकार किया है, काला सागर के उत्तर में यायावर लोगों के संपर्क से क्या हुआ है, बस्तियों को फायदा हुआ है। अब इसी सिलसिले में चौथी सदी ईस्वी के उत्तरार्ध में क्या हुआ, यूनानी राज्यों में सिकंदर मैसिडोन राजा है ये, उसने कई सैन्य अभियान शुरू किए हैं। उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, ईरान तथा भारत में व्यास तक के क्षेत्रों को उन्होंने जीत लिया है। तो इसी अभियानों में उन्होंने आगे कहाँ तक अपने सैन्य अभियान को जारी रखा है। तो ये जो सिकंदर है, जैसे कि भारत में भी इसने अपने जो है शक्ति का प्रदर्शन कर यहाँ भी कुछ राज्यों को हथियाना चाहा है, लेकिन पोरस के साथ युद्ध में वो वहाँ से वापस लौट जाता है। तो इस जो बात कर रहे थे हम यूनानी और जो स्थानीय लोग हैं उनमें आदर्शों तथा सांस्कृतिक परंपराओं का आदान प्रदान हुआ। इसे हम कहेंगे यूनानीकरण या हेलेनाइजेशन। सांस्कृतिक परंपरा और मतलब ये खान पान और पहनावा और रीति रिवाज जो हैं, जो स्थानीय लोगों के साथ वो आके घुले मिले, तो जो उनकी परंपराएं हैं वो उन स्थानीय लोगों ने अपनाई और स्थानीय लोगों की उन्होंने। तो इस तरह से हम जो ये स्थानीय लोग हैं उनका क्या हो गया, यूनानीकरण, जिसे हम हेलेनाइजेशन कह सकते हैं। लेकिन जैसे सिकंदर की मृत्यु हुई तो उसके बाद ये राजनीतिक एकता है विघटित हो गई, मीन्स ये राजनीतिक एकता वो टूटने लगी। इसके 3 सदी तक क्या हो गया, यूनानी संस्कृति क्षेत्र में महत्वपूर्ण होने के कारण इस काल को प्राय यूनानी काल ही कहा जाता था। ठीक है। अब दूसरी सदी ईस्वी में रोम के इतालवी सैन्य बल ने उत्तरी अफ्रीका और पूर्वी भूमध्य सागर पर नियंत्रण कर लिया। अब दूसरी शताब्दी की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो रोम के इतालवी लोग हैं उन्होंने अपने सैनिक बल से, यानी कि अपनी सेना के प्रयोग करके उत्तरी अफ्रीका और भूमध्य सागर पे वो कब्जा जमाने में सफल हो पाते हैं। तो उस समय तक क्या था, रोम एक गणतंत्र था। गणतंत्र मीन्स गण का तंत्र, यानी कि लोगों का शासन, जैसे कि अपने भारत देश में जो प्रणाली चल रही है उसी तरह से। अब सरकार जो है निर्वाचन की व्यवस्था पे आधारित थी, मीन्स निर्वाचन करके ही जो व्यवस्था है उन्होंने कायम की थी। राजनीतिक संस्थाएं जन्म और संपदा को कुछ महत्व देती थी। समाज दासता से भी लाभान्वित था। इट मीन्स कि जो दास थे उनसे समाज को फायदा हो रहा था। सैन्य शक्ति ने क्या किया, सिकंदर के साम्राज्य का भाग रहे राज्यों के बीच व्यापार हेतु तंत्र स्थापित कर लिया। तो ये व्यापार हेतु जो तंत्र स्थापित हुआ है, इससे क्या हुआ है, व्यापार बढ़ा है और लोगों ने विकास किया है। तो रोम के ये विशेषताएं इसमें वर्णित की गई हैं कि वहाँ पे किस तरह की शासन व्यवस्था थी, राजनीतिक संस्थाएं किसको ज़्यादा महत्व देती थी, और इसके साथ साथ लोगों ने किस तरह से अपने जो है व्यापार को बढ़ा के अपने विकास में योगदान दिया है। अब यहाँ बात करेंगे
प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व के बारे में। तो इसके मध्य सैन्य नायक जो जूलियस सीजर है उसके अधीन रोम साम्राज्य वर्तमान ब्रिटेन और जर्मनी तक फैल गया था। तो लातीनी साम्राज्य की मुख्य भाषा थी। तो रोम साम्राज्य है ये जो जिसके बारे में हम रीड कर रहे हैं, ये ब्रिटेन और जर्मनी तक फैल जाता है। कब? पहली शताब्दी ईस्वी में। जैसे कि इस टाइम पे पहली शताब्दी में अपने यहाँ कनिष्क का शासन काल रहा है भारत में, तो उसी तरह से वहाँ पे कनिष्क का शासन काल में वैसे तो बहुत सारे राजा थे, लेकिन इतिहास में अगर हम पढ़ते हैं तो कनिष्क काल भी एक मुख्य रहा है समय। तो रोमन साम्राज्य में क्या है कि जो लातीनी है वो साम्राज्य की मुख्य भाषा। पूर्व के कई लोग यूनानी भाषा का भी प्रयोग करते थे, क्योंकि यूनानियों ने यहाँ रहे हैं तो यूनानीकरण हुआ है, तो उस तरह से उन्होंने उनकी भाषा को भी अपनाया है, तो इसलिए वो अब यूनानी का ही प्रयोग करते थे। रोम के लोगों को यूनानी संस्कृति के प्रति गहरा आदर भाव था। चौथी सदी ईस्वी में शासन को ढंग से चलाने के लिए रोम साम्राज्य को पूर्वी और पश्चिमी दो भागों में बांट दिया गया। क्या किया? रोम साम्राज्य को दो हिस्सों में बांट दिया। लेकिन पश्चिम में क्या हुआ? सीमावर्ती जो क्षेत्र हैं, गोथ, विसिगोथ, वेंडल व अन्य की जनजातियों तथा रोम के बीच व्यवस्थाओं जैसे कि व्यापार, सैन्य भर्ती व बसने से जुड़ी जो भी समस्याहीन के बिगड़ने से रोम प्रशासन पर अपने आक्रमणों को बढ़ा दिया गया। तो इस तरह से ये चौथी सदी की बात है। पाँचवीं सदी में क्या हुआ है कि आते आते पश्चिम का साम्राज्य नष्ट हो गया और पूर्व के साम्राज्य की सीमा के अंतर्गत थी जनजातियों ने अपने अपने राज्य बना लिए। और 9वीं सदी ईस्वी में क्या हुआ है? 5वीं सदी में पश्चिम का साम्राज्य खत्म हो गया। पूर्व के ही जो राज्य हैं उन्होंने अपने अपने राज्य स्थापित किए। और 9वीं सदी में ईसाई चर्च ने प्रोत्साहन दिया उन कुछ राज्यों को, जिससे पवित्र रोमन साम्राज्य की स्थापना हुई। तो यहाँ पे ये बात क्लियर कर लेते हैं कि पवित्र रोमन साम्राज्य की कैसे स्थापना हुई कि पूर्व के जो साम्राज्य हैं उसके अंतर्गत क्या हुआ, छोटे छोटे राज्य हुए। तो लेकिन 9वीं शताब्दी में ईसाई चर्च ने प्रोत्साहन दिया कुछ राज्यों को। इन कुछ राज्यों ने मिलकर पवित्र रोमन साम्राज्य की स्थापना की। तो इस तरह से पवित्र रोमन साम्राज्य की स्थापना हो पाती है। अब इसके बाद 7वीं और 15वीं सदी ईस्वी के बीच में रोमन साम्राज्य जो है वो कहाँ? कुस्तुंतनिया केंद्रित, यहाँ केंद्र किसको माना गया है? कुस्तुंतनिया को। अधिकांश भूमि पर अरब साम्राज्य ने अपना अधिकार कर रखा था। तो कुस्तुंतनिया जो केंद्रित स्थान है वहाँ पे अरब साम्राज्य का अधिकार था, जिसे पैगंबर मोहम्मद के अनुयायी उत्तराधिकारियों द्वारा दमिश्क में स्थापित किया गया। पैगंबर मोहम्मद जिन्होंने जो मक्का के लिए प्रसिद्ध हैं, तो इस क्षेत्र की यूनानी व इस्लामी परंपराओं के बीच आदान प्रदान था। व्यापारिक तंत्र और समृद्धि ने उत्तर के पशुचारी लोगों तुर्की जनजातियों को आकर्षित किया। उन्होंने इस क्षेत्र के शहरों पे आक्रमण कर अपना कब्जा जमा लिया। तो इस क्षेत्र पर आक्रमण का अंतिम प्रयास क्या है? किसका है? मंगोलों का। और 13वीं सदी में चंगेज खान और उसके उत्तराधिकारियों के अधीन मंगोलों ने पश्चिमी एशिया, यूरोप, मध्य एशिया और चीन में प्रवेश किया। तो चंगेज खान और उसके उत्तराधिकारी हैं जैसे कि पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया, यूरोप और चीन में प्रवेश कर पाती हैं। तो उस तरह से जिस तरह से उन्होंने प्रवेश किया है उससे क्या फर्क पड़ा है या क्या प्रभाव पड़ा है रोमन साम्राज्य पे, इसके बारे में जान लेते हैं। तो इस पूरे क्षेत्र में जो व्यापारिक तंत्र है उसके संसाधन पर नियंत्रण के लिए साम्राज्य बनाने और बनाए रखने के सारे प्रयास थे। ये सभी साम्राज्यों ने व्यापार को स्थिरता प्रदान करने के लिए जो प्रशासनिक व्यवस्था है और विभिन्न तरीके हैं, उन तरीकों के सैन्य संगठन जो हैं विकसित करने का प्रयास किया है।
कुछ समय बाद इस क्षेत्र में बोली और लिखी जाने वाली 4 भाषाएं विकसित हुई है। जैसे कि अभी रोमन साम्राज्य की स्थापना हुई तो उस टाइम पे भाषा लातीनी थी, लेकिन जब हम 14वीं-15वीं सदी की बात करते हैं तो यहाँ पे 4 भाषाएं हैं, जैसे कि फारसी, यूनानी, लातीनी और अरबी। क्योंकि अरब वासियों का, अरबी लोगों का भी अभी हम बात कर रहे हैं, इस क्षेत्र पे प्रभाव था। तो विभिन्न क्षेत्रों के संसाधनों को लेकर आपस में लड़ने झगड़ने के कारण ये साम्राज्य बहुत स्थिर नहीं थे। क्योंकि संसाधनों के लिए झगड़े होते रहते थे, इसलिए साम्राज्य स्थिर नहीं थे। पशुचारी जो लोग, पशुओं को चराने वाले जो लोग हैं, इस साम्राज्य को व्यापार के साथ सेना और उत्पादों के लिए श्रम भी दिया करते थे। चंगेज खान और उसके उत्तराधिकारियों द्वारा शासित मंगोल जो साम्राज्य है वो नगर केंद्रित नहीं थे। इट मीन्स यहाँ पे जो चंगेज खान और उसके उत्तराधिकारियों ने जो भी शासन व्यवस्था स्थापित की है तो वो नगर केंद्रित नहीं थी। अब धर्म जो अलग अलग भाषाएं बोलने तथा विभिन्न जातीय उत्पत्ति के लोगों को आकर्षित कर सकते थे, तो उसके लिए विशाल साम्राज्य निर्माण की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो वो कौन से धर्म थे? जैसे कि ईसाई धर्म प्रथम शताब्दी में फिलिस्तीन में इसका उदय हुआ है, इसके बारे में एक स्टोरी भी है। और इस्लाम धर्म 7वीं सदी में उदित हुआ है। ये दोनों ही धर्म रोमन साम्राज्य का हिस्सा रहे हैं। तो कौन कौन से? ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म। तो रोम के जो इतिहासकार हैं उन्होंने स्रोत सामग्री को, जो भी उनके पास सोर्सेज हैं, उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? 3 वर्गों में बांटा है। पाठ्य सामग्री, समकालीन व्यक्तियों द्वारा लिखा गया उस काल का इतिहास, जैसे कि कोई पत्र लिखे हैं, व्याख्या दी है किसी चीज़ की, प्रवचन साधु संतों के, जैसे कि इंडिया में जो साधु संत, तो वहाँ पे जैसे अगर मुस्लिम है तो खलीफा और हमने इस तरह की व्यवस्था, और कानून आदि के जो भी पाठ्य सामग्री है। प्रलेख या दस्तावेज, जैसे भारत में भी अभिलेख मिले उसी तरह वहाँ भी उत्कीर्ण अभिलेख या पेपारिस पेड़ के पत्तों पे लिखी हुई पांडुलिपियाँ मिली हैं। अभिलेख पत्थर की शिलाओं पर खोदे गए लेख थे और जो बड़ी मात्रा में यूनानी और लातीनी में पाए गए हैं। तो ये अभिलेख जो हैं किस भाषा पे ज़्यादा मिले हैं? यूनानी और लातीनी में। पेपारिस के बारे में जान लेते हैं। पेपारिस पेड़ जो है एक सरकंडे जैसा पौधा है, मिस्र में नील नदी के किनारे हुआ करता था, जिसे लेखन सामग्री तैयार करने के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में भी इसका प्रयोग किया जाता। हजारों की संख्या में संविदा पत्र, लेख, संवाद पत्र और सरकारी दस्तावेज आज भी पेपारिस के पत्र पर लिखे गए पाए गए हैं। अब भौतिक अवशेष कौन से हैं और उनमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? तो भौतिक अवशेषों में जैसे कि इमारतें, स्मारक और अन्य प्रकार की संरचनाएं, मिट्टी के बर्तन, सिक्के, पच्चीकारी का सामान और भूदृश्य। तो ये जो चीज़ें हैं इन सब से हमें रोमन साम्राज्य के इतिहास के बारे में पता चला है। अब बात कर लेते हैं ईसा मसीह का जन्म। तो वो उसका जन्म से लेकर 630 के दशक तक की अवधि में अधिकांश यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व तक के विशाल क्षेत्र में 2 साम्राज्य रोम और ईरान का शासन रहा है। तो ईसा मसीह के जन्म कब माना गया है? 0 शताब्दी। ठीक है, तो 0 शताब्दी से लेके 630 तक का जो समय है, इस अवधि में, इस समय में क्या हुआ? यूरोप, अफ्रीका और मध्य पूर्व तक विशाल जो क्षेत्र है इतना बड़ा, इसमें रोम और ईरान का ही शासन बताया गया है। तो ये दोनों आपस में प्रतिद्वंदी, अधिकांश काल में यही है, प्रतिद्वंदी है, तो लड़ना भी जारी रहेगा। उनके साम्राज्य को भूमि की एक संकरी पट्टी जिसके किनारे फ्रात नदी बहती थी अलग करती थी। तो इन दोनों के साम्राज्य को किसके? रोम और ईरान के साम्राज्य को किससे? फ्रात जो नदी है, तो उस नदी जो बहती थी यही उन दोनों को अलग करती थी। रोम साम्राज्य का भूमध्य सागर उत्तर तथा दक्षिण की दोनों दिशाओं में सागर के आसपास स्थित सभी प्रदेशों पर प्रभुत्व था। उत्तर में साम्राज्य की सीमा, अब एक तो ये इसका कहाँ पे? भूमध्य सागर और उत्तर तथा दक्षिण दोनों दिशाओं में।
उत्तर में कहाँ है साम्राज्य की सीमा का निर्धारण दो महान नदियां राइन और डैन्यूब करती थी और दक्षिणी सीमा सारा रेगिस्तान से बनती थी। कैस्पियन सागर के दक्षिण में पूर्वी अरब तक का समूचा इलाका और कभी कभी अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों पे ईरान का भी नियंत्रण था। और चीनी जो लोग हैं अधिकांश भाग को ता चीनी बृहत्तर चीन या पश्चिम कहा करते थे। तो अब साम्राज्य के आरंभिक काल के बारे में जान लेते हैं कि किस तरह का धर्म और लोग वहाँ पे रहे हैं। तो रोमन जो साम्राज्य है वो 3री शताब्दी के मुख्य भाग तक संपूर्ण अवधि को पूर्ववर्ती साम्राज्य और उसके बाद की अवधि को परवर्ती साम्राज्य में डिवाइड किया गया है। कैसे क्या डिवाइड किया गया है कि जो पूर्ववर्ती भाग है पूर्ववर्ती साम्राज्य है वो 3री शताब्दी के मुख्य भाग था और उसके बाद का जो समय है वो परवर्ती बाद में। तो इस अवधि के दौरान पार्थियाई और बाद में ससानी राजवंश ने ईरान पे शासन किया। प्रजा अधिकतर ईरानी ही थी। अब रोम साम्राज्य की सरकार एक साझी प्रणाली द्वारा एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। जो प्रणाली थी वो कैसी थी? साझी, मिली जुली। अनेक भाषाएं बोली जाती थी लेकिन प्रशासन के लिए लातीनी और यूनानी भाषाओं का ही प्रयोग होता था। जबकि पूर्वी भाग जो है उच्चतर वर्ग यूनानी भाषा और पश्चिम के भाग के लोग जो हैं वो लातीनी भाषा ही बोलते और लिखते थे। तो इस तरह से डिवीज़न हो गया है, जैसे कि पूर्ववर्ती साम्राज्य और परवर्ती। और इसी तरह से पूर्वी भाग कौन सी भाषा बोलता था? जो उत्तर लोग थे यूनानी और पश्चिमी भाग में लातीनी भाषा। तो अफ्रीकी प्रांत जो है त्रिपोलितानिया जो है लातीनी भाषा और साइरेनाइका यूनानी भाषा बोलते थे। ज़्यादातर जो लोग हैं एकमात्र शासक यानी कि सम्राट की ही प्रजा थे, चाहे वे कहीं भी रहते हों और कोई भी भाषा बोलते हों। तो क्या माना गया है? ज़्यादातर लोगों को एक ही शासक सम्राट की प्रजा, और चाहे वो मतलब जैसे यहाँ पे दो भाषाओं का जिक्र चल रहा है, ठीक है, लातीनी और यूनानी, तो सभी को क्या है? एक ही सम्राट की प्रजा माना गया है। रोम में अधिकतर जो अभिजात वर्ग है उसका शासन रहा है। 509 से 27 ईस्वी पूर्व तक संस्था सेनेट के माध्यम से चलता था। सेनेट वो संस्था है जो क्या करती थी? अभिजात वर्ग की सरकार के शासन को चलाने में सहायता करती थी। लेकिन 27 ईस्वी पूर्व में जूलियस सीजर का जो दत्तक पुत्र है और उसका उत्तराधिकारी है ऑक्टेवियन ने उसका तख्ता पलट किया और सत्ता अपने हाथ में ले ली और प्रथम सम्राट इस तरह से अगस्ट बनता है और उसके राज्य को प्रिंसेपेट कहा गया है। सेनेट को सम्मान प्रदान करने के लिए इस कल्पना को जीवित रखा गया कि केवल एक प्रमुख नागरिक था, निरंकुश शासक नहीं। इस संस्था का अस्तित्व कई शताब्दियों तक बताया गया है। इसमें कुलीन और अभिजात वर्गों के लोग जो हैं, जैसे कि रोम के धनी परिवार। कुलीन और अभिजात में क्या है कि जैसे एक राजा का पुत्र राजा, ठीक है, राजा का पुत्र, जैसे कि भारत में भी है राजा का पुत्र राजा, वजीर का पुत्र वजीर। तो इस तरह से कुलीन लोग तो अभिजात वर्ग यानी कि रोम के धनी परिवार, उन्हीं का प्रतिनिधित्व था। लेकिन आगे चलकर इसमें इतालवी मूल के जमींदारों को भी शामिल कर लिया गया। पहले तो केवल अमीर थे। रोम के इतिहास की अधिकांश पुस्तकें जो हैं यूनानी और लातीनी में इन्हीं लोगों द्वारा लिखी गई। लेखक कौन हैं? अधिकांश पुस्तकें जैसे कि कुलीन और अभिजात वर्ग के लोग, और बाद में इतालवी मूल के जो जमींदार हैं वो भी इसमें शामिल किए गए। इन पुस्तकों के अनुसार सम्राट की जो परख है सेनेट के प्रति व्यवहार से ही स्पष्ट हो जाती है। सेनेट के सदस्यों के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार करने, उनको शक की नज़र से देखने या फिर उनके साथ क्रूरता व हिंसा करने वाले सम्राट को सबसे बुरा सम्राट माना गया है। तो सेनेट जो संस्था है वो क्या करती थी? राजा की सहायता करती थी शासन चलाने में। तो इस तरह से सेनेट के सदस्य हैं उनके प्रति अगर बुरा व्यवहार करेंगे तो उनको शक की नज़र से देखने या ऐसे सम्राट को बहुत बुरा माना गया है।
अब सम्राट और जो सेनेट है वो क्या करते थे, तो उनका काम था जैसे कि साम्राज्यिक शासन में प्रमुख संस्था थे, तो फारस के साम्राज्य में बलात अनिवार्य रूप से भर्ती की जाने वाली भी सेना थी। बलात मीन्स बल से, कि लोगों को बैला फुसलाकर और जबरदस्ती सेना में भर्ती किया जाता था। रोम की सेना एक व्यावसायिक सेना थी जिसमें प्रत्येक सैनिक को वेतन मिलता था और न्यूनतम 25 वर्ष तक सेवा उन्हें देनी पड़ती थी। व्यवसाय तो थी, वेतन भी मिलता था, लेकिन क्या था, जैसे कि अभी अभी बात की है हमने बलात, तो रोम साम्राज्य में सबसे बड़ा एकल संगठित निकाय थी। चौथी सदी से इसमें 6 लाख सैनिक थे और इसके पास सम्राटों का भाग्य निर्धारित करने की भी शक्ति थी। सैनिक बेहतर वेतन और सेवा शर्तों के लगातार आंदोलन करते रहते थे और सेनापति या सम्राट द्वारा निराश होने पर सैनिक विद्रोह कर देते थे। इट मीन्स यहाँ पे जो सेनेट है, जैसे कि जो सैनिक उन्होंने शामिल किए हैं, तो वो सैनिक विद्रोह भी कर देते थे। रोम सेना के बारे में सेनेट के प्रति सहानुभूति रखने वाले इतिहासकार जो हैं वो बताते हैं कि सेना हिंसा का स्रोत थी। विशेष रूप से 3री शताब्दी की तनावपूर्ण परिस्थितियों में जब सरकार को अपने बढ़ते हुए सैन्य खर्चों को पूरा करने के लिए भारी कर लगाने पड़े थे, इसलिए सेनेट सेना को क्या करती थी, घृणा करती थी और इससे डरती थी। तो सेनेट सरकार की सहायता तो करती थी, मीन्स राजा की, लेकिन जो सेना है उससे डरती थी कि कहीं वो उपद्रव ना कर दे। अलग अलग सम्राटों की सफलता का सेना पर नियंत्रण रखने से पता चलता था। सेना के विभाजित हो जाने पर गृह युद्ध तक हो जाता था। अब बात करेंगे कि वहाँ पे जैसे कि टिबेरियस या जो भी सम्राट हुए हैं उन्होंने किस तरह से शासन व्यवस्था को संभाला और आगे बढ़ाया। टिबेरियस 14 से 37 ईस्वी अगस्त का गोद लिया गया पुत्र है। उसको प्राप्त जो भी साम्राज्य मिला है वो इतना लंबा चौड़ा था कि इसमें अधिक विस्तार करना आवश्यक प्रतीत होता था, इसलिए अगस्त का शासनकाल शांति के लिए याद किया जाता है, क्योंकि यह काल दशकों तक चले आंतरिक संघर्ष और सदियों के सैन्य विजय के बाद आया था। अब एकमात्र अभियान कर सम्राट जो ट्राजन है उसने 113 से 17 ईस्वी तक फ्रात नदी के पार के क्षेत्रों पर निरर्थक, मतलब उसका कोई अर्थ नहीं बन रहा था, कब्जा किया, लेकिन उसके उत्तराधिकारियों ने इन इलाकों को छोड़ दिया। इस काल में रोमन साम्राज्य के प्रत्येक शासन का क्रमिक रूप से विस्तार के लिए आश्रित राज्यों को रोम के प्रांतीय राज्य क्षेत्र में मिला लिया गया। अब 2री शताब्दी का जो आरंभिक साल है वहाँ पे क्या हुआ, फ्रात नदी के पश्चिम के क्षेत्रों को भी रोम द्वारा हड़प लिया गया। मीन्स सभी कुछ रोम में मिला जा रहा है। साम्राज्य के सभी क्षेत्र प्रांतों में बटे हुए थे, उनसे कर वसूला जाता था। 2री सदी में रोमन साम्राज्य स्कॉटलैंड से आर्मेनिया की सीमाओं तक और सारा से फ्रात और कभी कभी उससे भी आगे तक फैला हुआ था। तो इस तरह से रोमन साम्राज्य का विस्तार हुआ है। मीन्स कुछ पे जबरदस्ती भी उन्होंने अपनी दोस्त जमा के कब्जा किया है। अब भूमध्य सागर के क्या हुआ, जो तटों पे स्थापित क्या है, जो तटों पे स्थापित हैं छोटे छोटे केंद्र, तो उनको किस तरह से उन्होंने कब्जा किया है। इन शहरों के माध्यम से प्रांतीय ग्रामीण क्षेत्रों पे कर लगाती थी, जिससे साम्राज्य को अधिकांश धन संपदा मिलती थी। स्थानीय उच्च वर्ग रोमन साम्राज्य को कर वसूली अपने क्षेत्रों के प्रशासन कार्य में सहायता करते थे। 2री और 3री सदी के दौरान अधिकतर प्रशासक तथा सैनिक अफसर इन्हीं उच्च प्रांतीय वर्गों में से शामिल थे। इस प्रकार उनका एक नया सम्राट वर्ग बना जो सेनेट के सदस्यों की तुलना में अधिक शक्तिशाली बताया गया। इस समूह के उभरने के कारण क्या हुआ, सम्राट जो गैलिनस है 253 से 68 ने उसने सेनेटरों को सैनिक कमान से हटाकर इस नए वर्ग के उद्देश्य से सुदृढ़ किया है और सेनेट पे कम से कम 3री सदी तक इतालवी मूल के लोगों का प्रभुत्व भी बना रहा। लेकिन बाद में प्रांतों के लिए जो सेनेटर हैं
वो बहुसंख्यक हो गए और इस प्रवृत्ति से साम्राज्य राजनीतिक आर्थिक दृष्टि से इटली का पतन हो गया। तो इस तरह से इटली का पतन हुआ। अब आगे बात करते हैं स्पेन के बारे में। तो स्पेन में क्या हुआ कि दक्षिणी जो हिस्से हैं, स्पेन के दक्षिणी हिस्सों में अफ्रीकी और पूर्वी भागों में नए सम्राट वर्गों का उदय हो गया। और इसी संदर्भ में रोम के जो बात करें तो शहरी केंद्र, उनके अपने दंडनायक, नगर परिषद और अपना एक सुनिश्चित राज्य क्षेत्र, जिसमें अधिकार जो है क्षेत्र में पाए जाने वाले कई ग्रामीण शामिल हैं। सार्वजनिक स्नान गृह रोम के शहरी जीवन की एक खास विशेषता थी और शहरी लोग वर्ष के 176 दिन में कोई न कोई मनोरंजन कार्यक्रम या प्रदर्शन जरूर करते थे। तो इसी तरह से रोमन साम्राज्य फला फूला। लेकिन तीसरी शताब्दी में एक संकट आता है। तो वो संकट क्या है? तो तीसरी शताब्दी का जो संकट है वो इस तरह से है कि पहली और दूसरी सदी शांति, समृद्धि और आर्थिक विकास का प्रतीक बताई गई, लेकिन तीसरी सदी में आंतरिक तनाव, जैसे कि रोम साम्राज्य बना तो उससे पहले भी इसी तरह का था, जैसे अभी हमने बात की है। ईरान में जो है 225 ईस्वी तक एक आक्रामक वंश ससानी उभर के आया और वो केवल 15 वर्षों के भीतर ही तेजी से फ्रात की दिशा में फैल गया। 3 भाषाओं में खुदा हुआ एक शिलालेख है, उसमें बताया गया है ईरान का जो शासक है शापुर, उसने ये दावा किया है, शापुर प्रथम, उसने क्या बताया कि उसने 60,000 रोमन सेना का सफाया किया और रोम साम्राज्य की पूर्वी राजधानी एंटियाक पर कब्जा किया है। इट मीन्स यहाँ पे ये जो शासक है ये बताना चाहता है कि किस तरह से उसने रोम पे कब्जा किया है, उसकी राजधानी पे। इसके बीच में कई जो जर्मन जनजातियां हैं और कौन से राज्य समुदाय हैं, जैसे कि वहाँ पे जो समुदाय थे लोगों के एल्मनाई, फ्रैंक और गोथ, राइन और डैन्यूब नदी की सीमाओं की ओर बढ़ना पड़ा। 233 से 80 तक के बीच काला सागर से लेकर आल्प्स और दक्षिणी जर्मनी तक फैले प्रांतों की सीमा पे बार बार से हमले होते रहे। अब रोमन वासियों को डैन्यूब से आगे का क्षेत्र छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, मीन्स उनको पीछा हटना पड़ा, जबकि इस काल के सम्राट विदेशी बर्बर जो हैं उनके विरुद्ध युद्ध करते रहे। तीसरी शताब्दी में थोड़े से अंतर से अनेक सम्राट, जैसे कि वहाँ पे बहुत कम टाइम के लिए सम्राट बने हैं, जैसे कि 47 वर्षों में 25 सम्राट सत्ताहीन होने से स्पष्ट होता है कि इस राज्य में बेहद तनाव की स्थिति रही होगी। अब लिंग और साक्षरता की किस तरह की साक्षरता संस्कृति रोमन लोगों की थी, तो एकल परिवार का चलन था, दासों को परिवार में सम्मिलित करना रोम वासियों के लिए परिवार की अवधारणा थी। अब गणतंत्र का जो प्रवर्ती काल है, बाद का समय, उसके समय की बात करें तो वहाँ पे विवाह के रूप के बारे में वर्णन किया गया है। तो क्या है कि पत्नी अपने पति की संपत्ति नहीं देती थी। क्या नहीं करती थी? पत्नी जो है अपने पति को अपनी संपत्ति नहीं देती थी। महिला का दहेज वैवाहिक अवधि के दौरान उसके पति के पास चला जाता था। महिला अपने पिता की मुख्य उत्तराधिकारी बनी रहती और पिता की मृत्यु होने पर भी उसकी संपत्ति की स्वतंत्र मालिक थी। कानून के अनुसार पति पत्नी को संयुक्त रूप से एक नहीं बल्कि अलग अलग 2 वित्तीय हस्तियां माना गया। क्यों? ये क्लियर है, क्योंकि पत्नी को जब पिता के घर से मिला हुआ है तो अपने आप अलग से वित्तीय हस्ती है। तलाक देना आसान था, लेकिन पति या पत्नी केवल विवाह भंग करने के इरादे से सूचना देना ही काफ़ी था। पुरुष की शादी 28, 29, 30, 32 की आयु में, लड़कियों की 16 से 18 या 22, 30 की आयु में की जाती थी। विवाह आमतौर पे परिवार द्वारा नियोजित होते थे, जिसमें महिलाओं पर उनके प्रति अक्सर उनके पति हावी होते रहते थे। कैथोलिक बिशप ऑगस्टीन जो है वो ये लिखता है कि उनके पिता द्वारा नियमित हर रोज पिटाई की जाती थी। पिताओं को अपने बच्चों पर कानूनी नियंत्रण था। अवांछित बच्चों के मामले में उन्हें जिंदा रखने या मार डालने का भी
कानूनी अधिकार बना हुआ था। तो इस तरह का जो सामाजिक ताना बाना है उस टाइम पे रोमन साम्राज्य का रहा है। और ये बात कब की है? प्रथम सदी ईस्वी पूर्व तक विवाह से संबंधित बारे में। अब 79 ईस्वी में क्या होता है? पोम्पई नगर में ज्वालामुखी फटने से दफन हो गया और काम चलाऊ साक्षरता व्यापक रूप से ही विद्यमान थी। मुख्य गलियों की दीवारों पर अंकित विज्ञापन और समुच्चय अभिलेखन पाए गए हैं। मिस्र में आज भी सैकड़ों पपाइस जिन पर औपचारिक दस्तावेज लिखे हुए हैं, यानी कि नाम मात्र के। बताता कि उन व्यक्ति क्या है पढ़ नहीं लिख सकता, परंतु सैनिक, फौजी अफसर और संपदा प्रबंधकों आदि लोगों में साक्षरता अधिक थी। तो रोमन साम्राज्य में सांस्कृतिक विविधता जो है वो कई रूपों में दिखाई देती है। तो किस तरह की विविधता वहाँ पे हम देख सकते हैं, जैसे कि धार्मिक संप्रदाय और स्थानीय देवी देवताओं में अनेक बोलचाल की भाषाएं अलग अलग हैं, वेशभूषा की शैली अलग हैं, तरह तरह के भोजन, सामाजिक संगठन, जाति और अन्य उनकी बस्तियों के अनेक रूप हैं अलग अलग, जैसे कच्ची पक्की बस्तियां हैं। अरमाइक निकटवर्ती फ्रात के पश्चिम की प्रमुख भाषा थी। काप्टिक, मिस्र, प्यूनिक या बर्बर उत्तर अफ्रीका, स्पेन तथा उत्तरी पश्चिम में केल्टिक भाषा बोली जाती थी। तो इससे बहुत सी भाषाई सांस्कृतिक पूर्णतः मौखिक थी। आर्मेनियन भाषा का लिखना 5वीं सदी में शुरू हुआ है, हालांकि 3री सदी के मध्य तक बाइबल का काप्टिक भाषा में ही अनुवाद हो चुका है। प्रथम शताब्दी के बाद केल्टिक भाषा का स्थान लातीनी भाषा ने ले लिया। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के बारे में इतना ही जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो बचा हुआ पार्ट है इस लेसन का वो हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।